हमने जैसे अभी तक पढ़ा था स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स वेव के लिए, वैसे ही आज हम लोग पढ़ते हैं जो स्टैंडिंग वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कैसे बनती है। जैसा आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव के लिए होती हैं, तो साउंड वेव की स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्स वेव में हमने दो कंडीशंस में, दो केसेस में स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा था। एक केस तब पढ़ा था जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स थी, और एक केस तब पढ़ा था जब स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स थी और दूसरा एंड फ्री था। उसी तरीके से यहां पर दो तरीके के ऑर्गन पाइप होते हैं। एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, और इसका जो रिजल्ट है ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के रिजल्ट से मैच करता है। ठीक है, अब इस क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है सॉरी, क्लोज नहीं, हम पहले ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि इसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है, और यहां पे एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं जो कि ऑसिलेट करवाते हैं। किसी चीज से स्ट्राइक करेंगे, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो उसके अंदर वेव जाएंगी, वेव अंदर जा रही हैं। ये लगातार नई नई वेव को भेजता जा रहा है, वेव अंदर जा रही हैं, और ओपन एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव आने वाली वेव के संग मिलती है, और वहां पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। अब ये कह सकते हैं कि ओपन एंड से रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, तो क्योंकि अगर इसके अंदर वेव ट्रैवल कर रही है, तो वेव जब ट्रैवल करती है तो प्रेशर का वेरिएशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर बढ़ता घटता है, और प्रेशर का जब वेरिएशन होता है तो प्रेशर के बदलने से डेंसिटी बदलती है, और डेंसिटी के बदलने से इधर का जो मीडियम है उसकी अलग डेंसिटी होती है, बाहर का जो मीडियम उसकी अलग डेंसिटी होती है, और डेंसिटी अलग अलग है तो मीडियम से अलग अलग हो जाते हैं। तो जो वेव आती है उसको बाहर दूसरा मीडियम मिलता है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरी वेव जो आ रही होती है लगातार उसके संग मिलके स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। जो ओपन एंड है, इन एंड में पार्टिकल जो होगा वो ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है, तो अगर हम पार्टिकल के लिए बनाते हैं तो पार्टिकल के लिए ये दोनों एंड जो होते हैं वो एंटी नोड होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाया गया है पार्टिकल के लिए। लेकिन जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर के केस में आप याद रखेंगे कि जहां पर पार्टिकल का एंटी नोड होता है, जहां पर पार्टिकल का एंटी नोड होता है वहां पे प्रेशर का नोड होता है, और प्रेशर का नोड होने की वजह से ये दोनों पॉइंट प्रेशर के लिए बनाए जाएंगे, तो ये नोड का काम करेंगे। ठीक है, तो हम जब प्रेशर के लिए डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों एंड्स नोड बन जाते हैं, और अब हम कह सकते हैं कि अगर इस ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ एल के बराबर है तो यहाँ पे लेंथ जो होगी, ये दोनों नोड्स हैं तो इनके बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी। ठीक है, अगला केस ये हो सकता है कि हम बीच में एक नोड और इंक्लूड कर दें। एक नोड और इंक्लूड करने के बाद ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें ये नोड तो था ही, बीच में एक और नोड आ गया, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा बाई 2। इसी तरीके से 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 बढ़ता रहेगा, जैसे स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड के लिए था। इन जनरल जो रिजल्ट आता है वो आता है लेंथ इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाई 2l इंटू वी, जहां पे v जो है ये इस केस में साउंड की स्पीड है, क्योंकि साउंड के लिए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने ये भी सीखा था, यही रिजल्ट स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड के लिए था, और n की वैल्यू हमने सीखी थी 1 2 3 4, सारे नंबर्स ले सकते हैं। ये भी बताया था कि हार्मोनिक कैसे लिखते थे, वही हार्मोनिक जो वहां लिखते थे वही हार्मोनिक यहां भी लिखेंगे, और ओवरटोन के बारे में भी हमने यहां पे सीखा था स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड के लिए। ठीक है, दूसरा जो केस है वो होता है स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड का केस मैच करता है क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ। क्लोज ऑर्गन पाइप में स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ बोथ एंड नहीं, वन एंड का केस कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि एक एंड तो खुला होता है बट दूसरा एंड बंद होता है।
जो एंड खुला हुआ है पार्टिकल उसमें ऑसिलेट कर सकता है तो पार्टिकल का नोड होगा, लेकिन जो एंड यहां पे बंद है वहां पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता तो वो पार्टिकल का नोड होगा। तो पार्टिकल का नोड और ये पार्टिकल का एंटी नोड। ठीक है, हम ये डायग्राम बना रहे हैं पार्टिकल के लिए। वही डायग्राम अगर हम प्रेशर के लिए बनाएंगे तो ठीक उल्टा कर देना है आपको। जहां पे पार्टिकल का एंटी नोड है वहां प्रेशर का नोड हो जाएगा, और जहां पार्टिकल का नोड है वहां प्रेशर का एंटी नोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई 4 की। ठीक है, अगला केस क्या हो जाएगा, अगले केस में यहां पर हम अगर एक और बीच में एंटी नोड बना देते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4। सेम स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड। तो जनरल रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेंथ होनी चाहिए वो n लैम्डा बाई 4 के बराबर होनी चाहिए, जहां पे n सिर्फ ऑड नंबर्स आते थे 1 3 5 7 ऐसे, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी n बाई 4l इंटू वी। अगेन n सिर्फ ऑड नंबर होंगे और फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का रिजल्ट ओपन ऑर्गन पाइप का है, और स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड का रिजल्ट जो है वो क्लोज ऑर्गन पाइप से मैच करता है। ठीक है, बाकी नाम भी सेम है, फ्रीक्वेंसीज, ओवरटोन, ये सब फॉर्मूले भी उसपे मैच करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस कभी अगर लिखा होगा तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमको कई बार क्वेश्चन में रेजोनेंस लिखा हुआ मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब होता है व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। An open tuning fork vibrates in third overtone, is in resonance with closed organ pipe, vibrates in seventh overtone. Find the ratio of their lengths. ठीक है, तो यहां पे दो ऑर्गन पाइप हमको दिए हुए हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, और ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन और क्लोज ऑर्गन पाइप का सेवंथ ओवरटोन में वाइब्रेशन है, और दोनों रेजोनेंस में, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला यूज करें तो ओपन ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का फॉर्मूला था n बाई 2l इंटू वी, और इसका थर्ड ओवरटोन दिया है। तो जब स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड होती है तो जो ओवरटोन दिया होता है हार्मोनिक उससे एक ज्यादा होता है, मतलब थर्ड ओवरटोन है तो 4 बाई 2 टाइम्स ऑफ लेंथ L1 इंटू वी। वहीं जब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है n बाई 4l इंटू वी, और क्लोज ऑर्गन पाइप का सेवंथ ओवरटोन है, तो हमें याद अगर करें तो n माइनस 1 अपॉन 2 ये ओवरटोन होता था। तो n माइनस 1 अपॉन 2 को हम लिखेंगे 7, क्योंकि सातवां ओवरटोन दिया है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15, मतलब ये 15th हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा होगा, और यहां पे n की जगह हम लिखेंगे 15 अपॉन 4l2 इंटू वी। अब ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में हैं, तो हम ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज को इक्वल कर देंगे। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को इक्वल करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 बाई 2l1 इंटू वी और 15 बाई 4l2 इंटू वी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने के बाद अगर हमें रेशियो चाहिए L1 बाई L2 का, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा 16, ये इधर आ जाएगा 30, 16 बाई 30, और अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आधा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो इन दोनों की
लेंथ का जो रेशियो होगा वो 8/15 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ओवरटोन दिया होगा तो आप उसका हार्मोनिक निकाल लोगे। फिर वो कौन सा पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप है स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड का फॉर्मूला लगा देंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी निकाल के दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एन ओपन ऑर्गन पाइप vibrates with fundamental frequency f. Now it is half dipped in water. What will be new फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो कहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है n/12 इंटू वी, और अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो n को 1 ले लेंगे, n/12 इंटू वी, ये ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब जब इसको आधा पानी के अंदर डाल देंगे तो जब ये पाइप आधा पानी के अंदर चला जाएगा तो दोनों एंड से खुला तो था, लेकिन जब पानी के अंदर आधा चला जाएगा तो अब इसकी जो लेंथ बचेगी वो l/2 बचेगी और ये एंड जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, मतलब ये एंड क्लोज हो जाएगा क्योंकि अंदर पानी आ चुका है। तो अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप की बात हो जाएगी और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो n/4l इंटू वी का होता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में n को 1 लेंगे, लेकिन इस क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है, l/2 इंटू वी, तो ये बन जाएगा 1/2l इंटू वी। लेकिन ये 1/2l इंटू वी तो खुद f के बराबर था, मतलब इस क्लोज ऑर्गन पाइप जो बना है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी जो f डैश आई हम निकालना चाहते हैं, ये f डैश की वैल्यू खुद उस f के बराबर ही थी। मतलब जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी जब वो पाइप पूरा था, आधे पाइप की क्लोज ऑर्गन पाइप की भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसी के इक्वल होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंड करेक्शन के बारे में। एंड करेक्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जहां पर पाइप खत्म हो रहा है, ओपन एंड, एग्जैक्टली वहां पर नोड नहीं बनता है। ठीक है, और अगर नोड एग्जैक्टली वहां नहीं बनता है तो फिर हमें करना पड़ता है एंड करेक्शन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा हमने दो केस पढ़े ओपन ऑर्गन पाइप, उसकी बात करते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि ये दोनों एंड जो है वो खुले हुए हैं। ठीक है, नोड हमने माना था कि ठीक ओपन एंड जहां पे खत्म हुआ है वहां पे बनता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो नोड बनता है ये पाइप जहां खत्म होता है इसके भी बाहर बनता है। तो अब ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ ई के बराबर है, और अगेन यहां से जो लेंथ है वो भी ई के बराबर है। पाइप की जो लेंथ थी वो एन के बराबर थी। ठीक है, हम लोगों ने ओपन ऑर्गन पाइप में क्या लिखा था पहले, L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, लेकिन अब वो L नहीं होगा, L प्लस 2e जो होगा ये n लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा इस केस में, क्योंकि दोनों एंड से हमको करेक्शन करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला था वो था n/2 लेंथ, लेकिन यहां लेंथ नहीं L प्लस 2 ही होगा, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा जब हम एंड करेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो करेक्शन है वो सिर्फ एक ही तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड तो क्लोज है, दूसरा एंड ही फ्री है, तो यहां पे जो नोड बनता था ये थोड़ा सा बाहर बन रहा होगा, करेक्शन सिर्फ इस साइड आएगा, और ये जो लेंथ है वो ई की है, पाइप की लेंथ एल की है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या निकाला था रिलेशन, एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 4 प्लस, लेकिन यहां पे होगा एल प्लस ई इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 4। तो यहां पे करेक्शन खाली एक एंड में लगाना है, जो लेंथ थी वो लेंथ की जगह आपको एल प्लस ई लिखना है। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/4 लेंथ होता था, यहां पे एल प्लस ई इंटू वी, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एंड करेक्शन को इंक्लूड करने के बाद आएगा। जहां तक
करेक्शन की बात है तो ये एंड करेक्शन जो होता है 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब के बराबर होता है किसी भी केस में, ठीक है। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ पाइप है, चाहे पाइप हो, अगर उस पाइप का रेडियस पता है तो आप उसका एंड करेक्शन कितना होगा ये वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों रिजल्ट्स में ये चेंजेस आए हैं। अगर एंड करेक्शन इंक्लूड करना है तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो लेंथ लिखते थे वो L+2 ही हो जाएगी, और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो लेंथ लिखते थे वो L+E हो जाएगी, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में करेक्शन सिर्फ एक ही तरफ होगा, लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप में करेक्शन दोनों एंड पे हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग साउंड की स्पीड निकालने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कैसे साउंड की स्पीड निकालते हैं इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और काम क्या है इसका, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। रेजोनेंस ट्यूब experiment to calculate the speed of sound, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट कैसे किया जाता है इस बात को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि इस तरीके से एक पाइप होगा जिसके अंदर वाटर का जो लेवल है वो हम चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से ये पाइप, और इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोक लेंगे। ट्यूनिंग फोक से जो वेव निकलेगी उसी की वजह से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, और स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होगी। यहां पे जो वाटर का लेवल है इसको चेंज करने के लिए इसके नीचे से एक पाइप जाता है, और यहां पर एक कंटेनर होगा जिसमें पानी भरा होगा, और हम इस कंटेनर, यहां पे स्टॉपर लगा होगा जो कि इसको स्टॉप कर सकता है पानी को आने से। अकॉर्डिंगली पानी का लेवल इस ट्यूब में कहीं ना कहीं तक पहुंचेगा। ये जो वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल जितना होगा उतनी ही लेंथ ऑफ द ट्यूब काउंट होगी, क्योंकि ये पानी भरने से ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर एक स्केल लगी होती है जो कि ये बताएगी, इसकी रीडिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर कितनी पाइप खाली है, ठीक है। अब अगर एंड करेक्शन हम इंक्लूड करें, क्योंकि प्रैक्टिकली एंड करेक्शन को इंक्लूड करना चाहिए, तो जैसे जैसे हम ट्यूनिंग फोक से वेव को निकालते हैं तो वेव यहां पे जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं, इसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो जो साउंड सुनाई देता है वो तेज सुनाई देने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे वाटर के लेवल को बदलते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप है तो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा। जब फर्स्ट हार्मोनिक होगा, वाटर का लेवल कम करते जा रहे हो, जैसे ही फर्स्ट हार्मोनिक होगा आपको साउंड तेज सुनाई देगा। फिर वाटर लेवल और घटाएंगे, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिर से साउंड तेज सुनाई देगा। फिर इस तरीके से वाटर लेवल को हम धीरे धीरे घटाते जाएंगे। तो पहले केस में जब वाटर लेवल हम घटा रहे थे तो वाटर लेवल मान लो यहां तक पहुंचा था, ये लेंथ मान लो L1 की है यहां से यहां तक, और एंड करेक्शन को अगर हम इंक्लूड करें तो यहां पर प्रेशर का जो था वो नोड बनता है, यहां पे प्रेशर का एंटी नोड बनता है, और ये जो डिस्टेंस है इसको एंड करेक्शन कहते हैं। और डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि जो L1 प्लस E है ये λ/4 है, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होगी। तो अभी तक वाटर का लेवल इतना हमने रखा है और हमको यहां पे स्टैंडिंग वेव बनी, और स्टैंडिंग वेव बनने के बाद L1 प्लस E की जो टोटल लेंथ है नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, वहां से हमने इस रिलेशन को लिखा। फिर हम वाटर का लेवल और घटाते जाएंगे, और घटाते जैसे जैसे आगे वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा, एक समय फिर से ऐसा होगा कि ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही थी ये हमको इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। ये इस तरीके से थी और ये इस तरीके से आ गई। फिर से वाटर लेवल जब यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि ये है एंड हमेशा एंटी नोड होगा प्रेशर का, तो जैसे जैसे हम नीचे करते जाएंगे वाटर का लेवल फिर से एक जगह आएगी
जब वापस ये एंटी नोड मिल जाएगा, और अब ये लेंथ जो है वो एंड करेक्शन ई के बराबर है, ये लेंथ जो है ये लेंथ L2 के बराबर है, और अब हम क्या लिखेंगे, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, क्योंकि नोड एंटी नोड फिर नोड नोड लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, तो L2 प्लस ई 3 लैम्डा बाई 4 होगा। अगर हमें एंड करेक्शन ई की वैल्यू नहीं भी पता है तब भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, और जब L2 और L1 का डिफरेंस लेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है ये 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 है, ये वेवलेंथ आ गई। ये ट्यूनिंग फोक हम जो ले रहे हैं ये फिक्स फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी जो स्टैंडिंग वेव की बनेगी वो भी फिक्स होगी, और फ्रीक्वेंसी को हम रिलेशन अगर लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लैम्डा हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा हो जाएगा। मतलब जो साउंड की स्पीड है ये हमने जो लैम्डा निकाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f इंटू L2 माइनस L1। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये होता है कि हम जैसे जैसे लेंथ को पानी के कॉलम को घटाते जाते हैं वैसे पहली बार हमको स्टैंडिंग वेव यहां मिलती है, और यहां पर ये जो टोटल लेंथ है ये लैम्डा बाई 4 होगी। फिर हम जब पानी के कॉलम को और घटाएंगे तो टोटल लेंथ जो मिलती है वो L2 प्लस ई की मिलती है, जो कि 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। आप चाहें तो और घटा सकते हैं, और जब अगली स्टैंडिंग वेव मिलेगी तो टोटल लेंथ L3 प्लस ई की हो जाएगी, और वो लेंथ 3 लैम्डा बाई 4 से बढ़कर 5 लैम्डा बाई 4, अगला 7 लैम्डा बाई 4, अगला 9 लैम्डा बाई 4। तो कोई भी दो आपको पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, और ई कैंसिल होने से हम स्टैंडिंग वेव की मदद से रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट की मदद से साउंड की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A closed organ pipe has length of 85 centimeter. Find the possible frequencies of oscillation below 1250 Hz. क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a closed organ pipe has the length of 85 centimeter. Find the possible frequencies of oscillation below 1250 Hz. और साउंड की जो स्पीड दी है वो 340 मीटर पर सेकेंड की दी है। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप है तो हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/4l इंटू वी। ठीक है, और हमको पाइप की लेंथ दी है, हमको साउंड की स्पीड दी है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 1250 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम n को अभी ऐसे ही रहने दें, v की वैल्यू है 340 और 4 टाइम्स ऑफ लेंथ 0.85 मीटर, तो 85 का डबल 170 340 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट है तो 3.4 आएगा, तो ये 100 इंटू एन आएगा। ठीक है, अब हमें 100 इंटू एन मिल गया। अब हम n को अगर 1 पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, n को 2 पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 200 हो जाएगी। ऐसा करते करते n को हम जब 12 पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1200 हो जाएगी, लेकिन n को 13 पुट करने से फ्रीक्वेंसी 1300 हो जाएगी, जो कि बड़ी होगी 1200 से। मतलब ये सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें ऑसिलेशन हो सकता है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे टोटल पॉसिबल वो 12 डिफरेंट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, और ये कहता है कि एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ट्यूनिंग फोर्क 512 हर्ट्ज का यूज किया गया है। पहली बार जब रेजोनेंस होता है, फर्स्ट रेजोनेंस, तो इतने सेंटीमीटर पे होता है, और जो सेकंड रेजोनेंस होता है वो इतने सेंटीमीटर पे होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, और एक्चुअल स्पीड अगर साउंड की इतनी है तो कितना एरर मिलेगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट से साउंड की स्पीड निकालेंगे और देखेंगे कि कितना एरर मिलता है। तो हमने ये पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि L2 माइनस L1 की जो वैल्यू थी ये लैम्डा बाई 2 के बराबर थी। ठीक है, तो L2 कितना है, L2 की वैल्यू है 63.2 सेंटीमीटर माइनस 30.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं
तो 32.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसकी डबल कर देंगे तो 65 सेंटीमीटर ये लैम्डा हो गया, या लैम्डा को 0.65 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा होता है, तो v को हम फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 512 हर्ट्ज और लैम्डा हमने निकाला 0.65 मीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो v की वैल्यू हमको मिलेगी 332.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमको साउंड की स्पीड मिली एक्सपेरिमेंट से, लेकिन साउंड की स्पीड हमको जो दी है वो 330 दी है। तो एरर हम कैसे निकालेंगे? एरर इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड या 280 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई साउंड की जो स्पीड है उसमें इतना एरर हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An open organ pipe oscillates in second harmonic with frequency f1। ठीक है, एक सेकेंड हार्मोनिक पे ओपन ऑर्गन पाइप ऑसिलेट कर रहा है। वन एंड इज नाउ क्लोज्ड। जैसे ही आपने एक एंड को बंद किया, एक क्लोज ऑर्गन पाइप बन जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड slowly, then it is found to oscillates with frequency f2 and nth harmonic. Find n एंड F2। ठीक है, तो कहता ही है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है हमारे पास, और ओपन ऑर्गन पाइप जो है ये सेकंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर ये सेकंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओपन ऑर्गन पाइप में n/12 इंटू वी होता है, और सेकंड हार्मोनिक है तो 2/12 इंटू वी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ v/l के बराबर। ठीक है, जहां पे v साउंड की स्पीड है और l इसकी लेंथ है। फिर हमने इसके दूसरे एंड को बंद कर दिया है, तो अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया, और क्लोज ऑर्गन पाइप पे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n/4l इंटू वी। ये फॉर्मूला होता है इसका हार्मोनिक का जब क्लोज ऑर्गन पाइप हो जाता है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है f2 ये f1 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर f2 f1 से बड़ा होना चाहिए तो ये नीचे l है। ठीक है, और ये जो रेशियो आ रहा है v/l, मतलब इसको अगर ऐसे लिखते हैं n/4 इंटू v/l, तो v/l तो इसका फ्रीक्वेंसी थी। अब इस f1 से हमने बढ़ाना शुरू किया है तो f2 ऑब्वियसली इस v/l से बड़ा होना चाहिए, और बड़े होने के लिए हमको पता है कि जब क्लोज ऑर्गन पाइप होता है तो n की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ऑड नंबर्स ही लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप n को 1 लेते तो 1/4 v/l इससे कम आता, 3 लेते 3/4 v/l वो भी कम होता, 5 लेते तो 5/4 v/l बड़ा हो जाता, 7 भी बड़ा होता, 9 भी बड़ा होता। लेकिन फ्रीक्वेंसी को अगर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो पहली बार जब फ्रीक्वेंसी बढ़ के आएगी तो n को हमें 5 लेना चाहिए, और उस केस में जो f2 की फ्रीक्वेंसी आएगी वो जाएगी 5/4 v/l। v/l f1 के ही बराबर था, तो 5/4 टाइम्स ऑफ f1 ये हम f2 की वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की देखनी पड़ेगी, और नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी देखने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आपने ओपन ऑर्गन पाइप की निकाली है उस वैल्यू से एक थोड़ा सा बढ़ के वैल्यू जो आएगी वो 5 की होगी। तो इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को निकाला। ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ा, इसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन, जो साउंड वेव की स्टैंडिंग वेव बनती है जिनको लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है,
इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग जो वेव्स का लास्ट पार्ट है डॉपलर्स इफेक्ट, जो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, इस डॉपलर्स इफेक्ट वाले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है।